आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। बीएचयू इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो ये क्विक सेशन रहेगा ये रहेगा लैंग्वेज टेस्ट से रिलेटेड, यानी सीयूईटी यूजी के अंतर्गत जो आपसे सेक्शन 1 के अंतर्गत लैंग्वेज पूछी जाएगी, जो आपने चूज़ की होगी, इंग्लिश आइदर हिंदी या फिर जो भी आपने लैंग्वेज ली हो लैंग्वेज टेस्ट में। और इसके अलावा जनरल टेस्ट के अंतर्गत भी जो इंग्लिश वोकैब और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेशन को फॉलो करिएगा। जो भी आपको क्विक सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कैप्सूल सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं और जो लाइव सेशन मैडम के द्वारा लिए जा रहे हैं उन सभी को आप फॉलो करिए। जो आपका लास्ट टाइम है उसको अच्छे से कंज्यूम करिए और प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें जो है एमसीक्यू के बेस में या फिर सीधा शॉर्ट आंसर के फॉर्म में यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड। कह रहा है कि ये जो आपको वर्ड दिया गया है REFRAIN यानी रिफ्रेन, इस वर्ड का आपको सिनोनियम बताना है दिए हुए ऑप्शन में से। ठीक है, देखिए रिफ्रेन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कि मान लीजिए अगर आपको दो चीज़ों के बीच में उनका पक्ष लेने को कहा है कि या तो आप इसका पक्ष लीजिए या आप इसका पक्ष लीजिए, और आप कह देते हैं नहीं भैया, ना तो मैं इसका पक्ष लूंगा ना मैं इसका पक्ष लूंगा, मैं वोट करने से मना करता हूँ, मैं रिफ्रेन करता हूँ। ठीक है, इसी का सिनोनियम इन ऑप्शन में से है वो है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब भी यही होता है कि आप किसी एक पक्ष को चूज न करके न्यूट्रल बना रहना चाहते हैं। ठीक है, तो एब्सटेन और रिफ्रेन जो है ये एक दूसरे के सिनोनियम है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिया है रिफ्यूज का मतलब किसी चीज़ से इनकार करना है ना, सपोर्ट का मतलब किसी एक चीज़ का पक्ष करना। ठीक है, चलिए रिफ्रेन और एब्सटेन याद रखिएगा। इसके अलावा एक वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। इसका अर्थ क्या होता है कि कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी चीज़ जो कि पहले कभी देखी ना हो, किसी ने एक्सपेक्ट ना की हो, किसी ने ऐसा सोचा ना हो उस बारे में, ऐसी घटना जिसके बारे में सोचा ना हो, तो उसे अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस या मूवमेंट्स कह सकते हैं। जैसे अगर आप किसी को चेतावनी देते हैं तो आप उसे कहते हैं कि भैया तेरे साथ वो होगा जो तूने कभी ना देखा होगा ना सोचा होगा, तो दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, दैट डिडंट एग्जिस्ट बिफोर और वाज नॉट नोन और हर्ड ऑफ बिफोर। ठीक है, जिसके बारे में ना देखा हो ना सुना हो ना किसी ने एक्सपेक्ट किया हो। इसके अलावा एक वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल वर्ड आपको सभी को पता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा कार्य ऐसी चीज़ जिसको होने से रोका ना जा सकता हो, जिसे अवॉइड ना किया जा सकता हो, है ना, अगर वो होना है तो होके रहेगा, तो दैट इज नोन एज इनएविटेबल। और हमारे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से अनअवॉइडेबल जो है इसका आंसर सिनोनियम हो जाएगा। अनअवॉइडेबल का भी अर्थ है कि जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसे रोका नहीं जा सकता। ठीक है, और इसके अलावा अनसर्टेन है, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते तो कहते हैं नो आई एम अनसर्टेन अबाउट दिस, है ना। और इसके अलावा जो डाउटफुल है, डाउटफुल का मतलब कि जिसमें आपको कोई ना कोई डाउट हो। और एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि दोगली। ठीक है, दोगला जो होता है, आप कोई मान लो बात कर रहे हो और आपके मतलब अलग अलग है, आप बात एक कर रहे हो उसके मतलब अलग अलग जगह पे जा रहे हो, तो दैट इज नोन एज एम्बिग्यूटी। ठीक है, एडजेक्टिव है इसका एम्बिग्यूटी। चलिए इनएविटेबल याद रखिएगा अनअवॉइडेबल के साथ में। और एक वर्ड है एंटीसिपेट। इसका आपको सीधा जो है मीनिंग बताना चाहता हूँ मैं। एंटीसिपेट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि भैया आज जो है कुछ स्पेशल होने वाला है, कोई आपको ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी कोई घटना होने वाली है, तो उसके लिए आप पहले से ही अगर तैयार हो रहे हो तो दैट इज नोन एज एंटीसिपेट। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रख सकते हैं। हिंदी में प्रॉपरली मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको। इसके अलावा एक वर्ड है सिनोनियम पूछा जा रहा है इसमें भी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कभी कभी पेपर में कि दिया होता है सेम ही क्वेश्चन होता है, बस इसमें सिनोनियम और एंटोनियम का फर्क होता है। लिखा होगा चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम या फिर चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। तो कभी कभी हम क्या होता है फ्लो में जहाँ सिनोनियम होता है वहाँ पे हम उसको एंटोनियम मांग रहा होता है कि भैया इसका एंटोनियम चूज करो, हम पहला वर्ड देखते हैं कि यार ये तो सिनोनियम है, ये जल्दी जल्दी में हम उसको कर देते हैं, लेकिन ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है। तो अब जो वर्ड दिया है मिजरी। ठीक है, मिजरी का मतलब होता है दुख कह सकते हो आप, इसे निराशा कह सकते हो। ठीक है, किसी चीज़ की आपको दुख है अगर किसी चीज़ का, तो दैट इज नोन एज मिजरी। और यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से हैप्पीनेस खुशी, मतलब ये इसका एंटोनियम है, इसका सिनोनियम नहीं है। एंगर की बात करें तो गुस्सा, गुस्सा इससे रिलेटेड नहीं है। सोरो होता है दुख। ठीक है, आपको पता है आप जैसे वो पढ़ते हो ना, सोरो ऑफ बिहार कौन सी नदियों कहा जाता है, तो वही है सोरो यानी दुख, या फिर कह सकते हैं कि मिजरी। ठीक है, ये दोनों सिनोनियम है। और इसके अलावा जो एक वर्ड है नोस्टाल्जिक। नोस्टाल्जिक का वर्ड होता है पुरानी यादों में, मतलब कुछ ऐसा एक आपको फीलिंग होती है, आप कोई पुरानी चीज़ देख लेते हैं तो पुरानी यादों में खो जाते हैं, हाँ वो टाइम अच्छा था, ऐसा था वैसा था, तो दैट इज नोन एज नोस्टाल्जिक फीलिंग। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड है, अब यहाँ पे जो है एंटोनियम शुरू हो चुके हैं आपको। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। ठीक है, तो एंटोनियम पूछा जा रहा है रिस्ट्रिक्टिव का। देखिए रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है जिसके बारे में मना किया गया हो, ठीक है, जिसके ऊपर रोक हो, तो दैट इज नोन एज रिस्ट्रिक्टिव। और हमारे जो ऑप्शन है वो है क्लोज्ड, प्रोहिबिटेड, लिबरल और ब्रॉड। अब यहाँ पे मैं वो बात करता हूँ जैसे मैं बता रहा था एंटोनियम सिनोनियम में मिस हो जाता है कि आपने पढ़ा रिस्ट्रिक्टिव, आपको थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आया कि हाँ भैया कहीं ना कहीं इसको जो है मना किया जा रहा है, तो आपने प्रोहिबिट या इसमें से कोई ऐसा क्लोज्ड वर्ड पढ़ा हो जिसका मतलब भी बंदी होता है या फिर जिसका मना करना होता है, तो आप जल्दी जल्दी क्या करते हो, प्रोहिबिट को टिक कर देते हो, और बाद में जाके पता चला है कि भैया वो तो एंटोनियम बताना था आपको, है ना। तो ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान में रहेगा आपके। रिस्ट्रिक्टिव प्रोहिबिटेड जो है ये इसका सिनोनियम हो सकता है, क्लोज्ड को भी इसका सिनोनियम माना जा सकता है। और इसके अलावा ब्रॉड जो है, ब्रॉड इससे रिलेटेड नहीं है। और लिबरल जो है, लिबरल का मतलब होता है हिंदी में हम कहते हैं उदार। ठीक है, उदार या फिर हम स्वतंत्र भी कह सकते हैं, तो जिसके ऊपर कोई रोक नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है तो उसको हम लिबरल भी कह सकते हैं। ठीक है, लिबर्टी और ये सभी शब्द जो है इसी से बने हैं, तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। फिर से एक और एंटोनियम पूछा जा रहा है कि चूज द मोस्ट एंटोनियम फॉर द विच वर्ड, नेगलेक्ट। ये वर्ड है नेगलेक्ट, और इसका आपको बताना है क्या एंटोनियम। नेगलेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ का आप ध्यान नहीं देते, ठीक है, उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो उसे कहते हैं नेगलेक्ट करना। इग्नोर करना वही चीज़ है ओमिट करना। ओमिट करना ओमिट, ठीक है, किसी वर्ड को ओमिट कर देना यानी वहाँ से हटा देना। ये वर्ड भी हम रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, वैसे ही है। तो ओमिट का मतलब भी जो होता है निकाल देना या इग्नोर कर देना। और इसके अलावा केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, तो ये इसका जो है एंटोनियम हो सकता है। इसके अलावा फेल जो है ये दोनों से रिलेटेड नहीं है, तो केयर जो है इन दिए हुए ऑप्शन में से जो केयर है वर्ड वो इसका एंटोनियम हो सकता है नेगलेक्ट का। ठीक है, नेगलेक्ट का मतलब ध्यान नहीं देना और केयर का मतलब ध्यान देना। अगला वर्ड है एंटोनियम पूछा जा रहा है ब्रेवरी का। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं इसमें से हीरोइज्म, स्ट्रेंथ और करेजियस, ये सभी इसी चीज़ को रेफर करते हैं, यानी ये तीनों तो इसके सिनोनियम कहीं ना कहीं है। लेकिन जो कोवार्डिस है, कोवार्ड वर्ड से बना है। कोवार्ड का मतलब होता है जो
क्या कहते हैं उसको, डरपोक, ठीक है। तो कोवार्डिस जो है वो ब्रेवरी का एंटोनियम हो जाएगा। इसके अलावा हीरोइज्म, स्ट्रेंथ यानी ताकत, करेजियस मतलब हिम्मत करना, तो ये सभी वर्ड जो है ये इसके सिनोनियम है। चलिए आगे, एक और वर्ड है वायलेट, ठीक है, जैसे वायलेट द रूल्स, ठीक है, डोंट वायलेट द रूल्स, ये आपको लिखा होता है। तो एंटोनियम पूछा जा रहा है वायलेट का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का मतलब पालना ना करना, तो वो जो है इसका सिनोनियम है, एंटोनियम नहीं है। ब्रीच का मतलब आपने अभी जैसे वो नरेंद्र मोदी वाला पंजाब में घटना हुई थी ना, तो वहाँ पे कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है ना, तो वो भी सेम चीज़ है, इसी को वो वायलेट करता है कि उसकी जो सिक्योरिटी के रूल थे वो वायलेट हुए थे, तो ये भी इसके सिनोनियम है। इसके अलावा ब्रेक भी तोड़ना है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। और ओबे का मतलब होता है पालन करना, कोई आपको ऑर्डर मिले है, रूल मिले हैं तो आप उसका पालन करते हैं, ठीक है। कहा जाता है ना कि ओबे द रूल्स ऑफ योर टीचर्स और जो भी कहा जाता है, तो ओबे का मतलब जो है पालन करना और वायलेट का मतलब पालन नहीं करना, तो ये दोनों जो है एंटोनियम हो जाएंगे, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए आगे, अब फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत जैसे ग्रामर से आपने पूछे जाते हैं, कोई आपको टेंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, कोई आपको प्रीपोजिशन किस तरह से यूज होती है, और ये सभी चीज़ें जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आपसे पूछी जा सकती है। और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकैब है वो भी आपको हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूछ लिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर आपने सही तरीके से स्टडी किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब जो आपके पास क्वेश्चन है, सेंटेंस है और उसमें एक ब्लैंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको फिल करना है दिए हुए ऑप्शन में से। बताया जा रहा है कि आई स्टॉप्ड स्मोकिंग फॉर द सेक डैश माई लाइफ, कि मैंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया फॉर द सेक, सेक का मतलब होता है के लिए, या मतलब कहते हैं ना कि फॉर द सेक ऑफ गॉड, मेरे को भगवान के लिए छोड़ दो, इस तरह से। तो फॉर द सेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है, हम अभी मैंने बोला सेक ऑफ गॉड, तो यानी सेक के बाद जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो है ऑफ, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ माई लाइफ, फॉर द सेक ऑफ माई गॉड, फॉर द सेक ऑफ माई कैरियर, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी कैंपस, कह रहा है कि टीचर स्टूडेंट्स के साथ साथ जो टीचर है वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एजुकेशन, ठीक है, जो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की कैंपस में एजुकेशन हुआ है उसके लिए जिम्मेदार है टीचर भी स्टूडेंट्स के साथ साथ। तो इस सेंटेंस में आपको ये याद रखना है कि ये यूज़ किस तरह से होता है। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से ग्रामर के टॉपिक आपने पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपको सेंटेंस पढ़ना है, यहाँ पे जो वर्ब लगेगी, ठीक है, इज एम आर जो भी आप लगाना चाहोगे वो किसके बेस पर लगेगी, वो स्टूडेंट्स के बेस पर नहीं लगेगी, वो टीचर के बेस पे लगेगी, क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है इसके अंदर वो टीचर है, कि द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर को ये जो है रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए स्टूडेंट्स के साथ साथ, ठीक है। तो इसके अंदर जो आएगा द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, रामा इज सीनियर देन मोहन, टू मोहन या ऑफ मोहन, तो क्या इसका आंसर आएगा, तो रामा इज सीनियर टू, ठीक है। सीनियर देन नहीं आता, सीनियर तो सीनियर होता है, उसमें तुलना नहीं की जा सकती, सीनियर का मतलब ही बड़ा होता है ना, तो टू इसके आगे यूज़ किया जाता है, सीनियर टू मोहन, ठीक है। चलिए आगे, व्हेन ए पर्सन स्मोक्स सिगरेट्स, फिर से स्मोकिंग वाली आ गया इसमें एग्जांपल, कोई बात नहीं। तो जब एक पर्सन सिगरेट स्मोक करता है उसकी हेल्थ जो है प्रभावित होती है, तो वही बताया जा रहा है कि अब जो है वर्ब किस तरह से आप यूज़ करोगे, देयर हेल्थ सफर्ड, हैज़ सफर्ड, हैड सफर्ड या सफर्स, तो यहाँ पे वैन का यूज़ किया करता है, वैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, नॉर्मल प्रेजेंट के अंदर, ठीक है, सफर्स, कि जब एक बंदा ऐसा कुछ काम करता है तो उसकी हेल्थ को नुकसान पहुँचता है, ठीक है, सफर्स। चलिए, सफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ से ग्रसित होना, रोग से ग्रसित होना, किसी तरह की और भी चीज़ें, है ना। तो अब जो है 300 माइल्स, तो आपको एक दिया गया है कि 300 माइल्स, ये जो एक दूरी होती है, इज़ नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस, मैंने बोल ही दिया इज़, है ना। तो इसका आंसर तो इज़ है, लेकिन जैसे कभी कभी क्या होता है जिनको नहीं पता, तो वो माइल्स को आप देखेंगे कि वो भी यहाँ प्लूरल है, तो हम आगे क्या करते हैं आर कर देते हैं या वर कर देते हैं अगर पास्ट में है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। 300 माइल्स जो है इसको आप एक ही यूनिट के रूप में लेंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे, तो उस हिसाब से 300 माइल्स इज़ नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद में इडियम और फ्रेजेस से स्टार्ट हो रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन इसके हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अ वाइट एलिफेंट, ये जो इडियम या फ्रेज है इसका मतलब क्या है। देखिए, अ वाइट एलिफेंट जो फ्रेज है इसका मीनिंग होता है कि एक तो चीज़ महंगी है और ऊपर से वो यूजलेस है, ठीक है, अ कॉस्टली एंड यूजलेस थिंग, तो ये इसका आंसर है। इसके अलावा एक इडियम है एट 6s एंड 7s, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में हो जाते हैं, तो दैट इज नोन एज एट 6s एंड 7s, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है टू स्कोर वेल नहीं है, लास्ट टाइम परफेक्ट ऑर्डर डिसअरे, ठीक है, डिसअरे कह सकते हैं। और डिसअरे का अगर आपको सिनोनियम की मैं बात करूँ, इसी को आप कह सकते हैं डिसअरेंजमेंट, डिसऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की चीज़ें। तो जहाँ पे आपको कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति है, दैट इज नोन एज एट 6s एंड 7s, आप एक इडियम के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे, इसके बाद में ही स्टार्टेड टीजिंग मी, जैसे मैंने अभी आपको बताया फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आपको वो क्या पूछी जा सकती है, वही चीज़ यहाँ पे है। ही स्टार्टेड टीजिंग मी एंड आई रियलाइज्ड दैट ही वाज पुलिंग माय डैश, कि उसने मेरे साथ मजाक करना शुरू किया और मुझे ये एहसास हो गया कि वो मेरी टांग खींच रहा है। ये एक जो हम मुहावरा यूज़ करते हैं या लोकोक्ति कह लीजिए हिंदी में, तो वही होती है टू पुल वंस लेग्स, इंग्लिश में होता है, तो यहाँ पे जो आएगा लेग आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद एक है लुक आफ्टर, इसका मतलब क्या होता है, यू मस्ट लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, लुक आफ्टर मी, लुक आफ्टर योर पेरेंट, लुक आफ्टर योर ब्रदर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये भी नहीं है, ये सही है, टू टेक केयर ऑफ, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ समवन, दैट इज नोन एज टू लुक आफ्टर। चलिए आगे, ध्यान रखना। इसके बाद है अ रोटन एप्पल, ये जो इडियम है इसका मतलब क्या है, अ रोटन एप्पल का मतलब होता है कोई ऐसा, मान लीजिए आपका एक सर्कल है दोस्तों का, उसमें से कोई एक ऐसा है जो कि मतलब बिगड़ा हुआ है या गलत थोड़ा बिहेवियर है उसका, तो वो आप में से एक अलग जो है ओड हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज अ रोटन एप्पल। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, ठीक है। चलिए,
फिट एज अ फिडल एक और इडियम है। इसका मतलब क्या होता है कि फिट एज अ फिडल का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे आप कई दिनों से बीमार थे और फिर जैसे अगले दिन आप काम पर आए और आपका मैनेजर आपसे पूछता है हाउ आर यू नाउ, तो आप कह सकते हैं कि आई एम फिट एज अ फिडल। इसका इंप्रेशन ये होगा, इसका मतलब क्या होगा पहले आप ये समझिए, इंप्रेशन बाद में बताऊंगा। मतलब तो ये है कि आई एम फिट एज अ फिडल का मतलब कि मैं एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ मानसिक और शारीरिक तौर पर, और काम करने के लिए बिल्कुल राजी हूँ, है ना। तो पूरा एक्साइटेड है, मतलब वो बंदा एकदम सही है, उसकी जो सिचुएशन है, माइंड की स्टेट है वो सही है बिल्कुल। तो इसका इंप्रेशन यही होगा कि आपका मैनेजर खुश हो जाएगा कि भैया चलो ठीक है, आया है काम तो करेगा ही अब। तो यहाँ पे जो आपको दिए हुए हैं आंसर, कंफर्टेबल क्लोथ्स दैट फिट वेल, टू बी इन एक्सीलेंट हेल्थ एंड गुड वर्किंग ऑर्डर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जो हमारे सिक्के होते हैं, मुद्रा के अंतर्गत करेंसी होती है, तो वो कॉइन्स जो है वो जिस जगह पर बनते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है, उस जगह को मिंट कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाता है सेटल होने के लिए, उसको क्या कहेंगे, उसको हम एमिग्रेंट कहेंगे। एक वर्ड होता है इमिग्रेंट, ठीक है, तो इसको आप दूसरी साइड से लिख सकते हैं, मतलब मैं वो कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि कोई अपना दूसरा देश छोड़कर यहाँ पर आया है तो आप उसे इमिग्रेंट कहेंगे, और जाता है तो उसे एमिग्रेंट कह सकते हैं। इसके बाद है वन हु डजंट मेक मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो कि गलतियां नहीं करता है, गलतियां नहीं होने देता है, तो दैट इज नोन एज इनफॉलिबल। इस तरह के वर्ड हमने काफ़ी किए थे, इनएडिबल, इनएविटेबल, ये सभी उसी श्रेणी के अंतर्गत है, ठीक है। तो इनफॉलिबल का मतलब वन हु डजंट मेक मिस्टेक्स। इसके अलावा एक वर्ड है एलिमोनी, ये वर्ड अलग से ही लिख लिया मैंने, इसका मीनिंग अब बताना चाहता था। एलिमोनी क्या होता है कि अलोवेंस मेड पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, जैसे कोई शादीशुदा जोड़ा है, ठीक है, और लीगली अगर वो सेपरेट हो जाते हैं, तो अगर कोई उनके बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग या कोई लीगल जो है रजिस्टर मतलब अलाउंस दिया जाता है, जैसे पति को पत्नी को जो है पति के द्वारा कुछ जज के द्वारा किया जाता है सेट कि हाँ भैया आप इतना पैसा इनको दोगे ताकि इनका जो है खर्चा चलता रहे, कोई दिक्कत ना आए, अलाउंस दिया जाता है वाइफ को लीगल सेपरेशन के बाद, दैट इज नोन एज एलिमोनी, बस ये वर्ड आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है एन इररेसिस्टिबल इंपल्स टू स्टील, हमने पहले जो वोकैब सेशन किए थे उनके अंदर मैंने आपको बताया था मानिया और फोबिया, है ना, दो तरह की जिससे बीमारियां कह सकते हैं या मेंटल स्टेट कह सकते हैं। तो उसके अंदर मैनिया के अंदर हमने काफ़ी सारे जो है किए थे, और इंसोमिया वगैरह इस तरह के वर्ड थे। तो ये जो पूछा जा रहा है कि एन इन इररेसिस्टिबल इंपल्स टू स्टील, एक व्यक्ति जिसको मतलब चोरी करने की आदत है, वो आदत कैसी है कि वो छूटती नहीं है, उसको लगता है कि नहीं यार चोरी तो करनी है, उसके बिना क्या मतलब कुछ है ही नहीं। तो इररेसिस्टिबल मतलब जिसे रोका भी नहीं जा सकता, और वो बस उसकी एक आदत बन गई है मानिया, ठीक है। तो क्लेप्टोमानिया जो है ये इसका सही आंसर है, एन इररेसिस्टिबल इंपल्स टू स्टील, ठीक है। चलिए, स्टील का मतलब चुराना। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, तो इसका सही आंसर आपको सब पता ही है, एल्ट्रुइस्ट, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं एल्ट्रुइस्ट को, परोपकारी, सही है परोपकारी। तो जो दूसरों के भलाई के लिए काम करता है, अच्छा सोचता है, उनके लिए अच्छा करता है, तो दैट इज नोन एज एल्ट्रुइस्ट। इसके अलावा एनार्किस्ट की बात की जाए तो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सरकार के खिलाफ होती है, दैट इज नोन एज एनार्किस्ट। इसके अलावा एथिस्ट की बात की जाए तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, और अपाथेटिक की मतलब जो अलग थलग रहता है, और मेंटली इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थे आज के वर्ड, ये छोटा सा या बड़ा सा जैसा भी आपको सेशन लगाओ, ये वर्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने आपको वोकैब में पढ़ाया वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिल सकता है, अगर आपने उसको ग्रामर में पढ़ा है तो वो आपको दूसरी जगह काम आ सकता है। जैसे आपके पास जो कंप्रेंशन वाला आएगा सेक्शन, उसके अंदर आपको पैसेज के अंदर दे दिए जाएंगे, वहाँ से भी आपको पूछ सकता है कि वहाँ पे बोल्ड करके बता देगा कि पैसेज के अंदर ये जो वर्ड था इसका मीनिंग क्या था। तो आप देखोगे कि ये जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्शन है ये बहुत ही कह सकते हैं कि रेलिवेंट रहता है हर तरह के एग्जाम्स में और हर तरह के सब्जेक्ट में। तो आप इसे रेगुलर फॉलो करिएगा, पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हैं बाद में वापस प्रैक्टिस करने के लिए, और पहले वाले भी जो सेशन है उसकी जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड की गई है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और जो वाइस ऐप है, वाइस ऐप का मतलब है कि एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, सीयूईटी यूजी और जो डोमेन टेस्ट वगैरह है उन सभी के लिए, ठीक है। तो वाइस ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।